हाय एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? तो आपको पता है कल हरियाणा पीसीएस का एग्जाम हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इकोनॉमिक्स का। तो उस पेपर का मैं डिटेल्ड आप कह सकते हो एनालिसिस लेके आया हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है कि हरियाणा पीसीएस का एग्जाम आप कह सकते हो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये सिलेबस जो है आपका यूजीसी नेट से पूरी तरह से आप देखोगे कि सिलेबस सेम टू सेम है इसका। तो हरियाणा पीसीएस का अगर पेपर कोई सॉल्व करता है तो उससे उसको और भी जो स्टेट के पीसीएस हैं, जैसे राजस्थान पीसीएस हो गया, आपका यूपी पीसीएस हो गया, फिर आपका बिहार पीसीएस है, फिर आपका मध्य प्रदेश और झारखंड, मतलब ऐसे स्टेट लेवल जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम्स लेते हैं उनके एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और आज का ये पूरा आप एक तरह से मैराथन सेशन की तरह देखो, और पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा कल का जो पेपर हुआ है। और लास्ट में मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे भी बात करूंगा, और थोड़ा बहुत कि क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया में किस तरह से चेंज हुआ है वो जब हम पूरा पेपर का एनालिसिस कर लेंगे तो लास्ट में हम उसको देखेंगे, ठीक है? तो आप पूरी अच्छी तरीके से इसको आप देखो और आप खुद से अपना स्कोर कैलकुलेट कर पाओगे इस कंप्लीट सॉल्यूशन एनालिसिस के बाद, ठीक है? तो कल का जो पेपर आप देख पा रहे थे, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका था कि द शट डाउन पॉइंट फॉर अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फॉर्म विल अकर एट। तो आपको पता है कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फॉर्म जो है उसका, जो आप कह सकते हो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फॉर्म का जो शट डाउन पॉइंट है वो इस कंडीशन से डिराइव होता है। तो जैसे इस जो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन कराया जा रहा है इसमें इसमें आप थोड़ा सा मतलब उतना डिटेल्ड आप नहीं समझ पाओगे। मतलब आप जो कंप्लीट डिटेल है वो मतलब बाद में आपको दूंगा, बट इस यहाँ पे आप जो क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं उनके ही कराऊंगा। जैसे इंडियन इकोनॉमी के जो क्वेश्चन होंगे उनके मैं डायरेक्ट आंसर आपको बताते जाऊंगा, ठीक है? तो यहाँ पे परफेक्टली कम्पिटिटिव फॉर्म में जो मिनिमम पॉइंट होता है ये एबीसी कर्व का, दैट विल बी द, यू कैन से कि शट डाउन पॉइंट। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, मिनिमम पॉइंट ऑफ एबीसी कर्व। देन क्वेश्चन टू आप देख रहे हो कि विच इज नॉट द बेसिस फॉर प्योर मोनोपोली। प्योर मोनोपोली जैसे मतलब इसमें से देखो गवर्नमेंट फ्रेंचाइजी पेटेंट, फिर आपका कंट्रोल होना सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल पे, ये सब मोनोपोली जो प्योर मोनोपोली है उसके फीचर्स हैं। बट डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल नॉर्मली नहीं देखा जाता है प्योर मोनोपोली में। क्यों? क्योंकि एक मोनोपोली का टारगेट होता है कि किस तरह से वो मैक्सिमाइज करे प्रॉफिट, तो उस केस में वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल पे ज्यादा फोकस करेगा, इसलिए ऑप्शन डी विल बी करेक्ट इन दिस सेंस, ठीक है? फिर आपका क्वेश्चन 3, वॉलरस का जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल क्या कहता है? तो ये बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होगा या सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन होगा। तो इसमें ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन नहीं होता है वॉलरस का जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल में। देन वी हैव स्टेकलबर्ग डुओपोली। स्टेकलबर्ग डुओपोली आपको पता है कि ये सीक्वेंशियल क्वांटिटी एडजस्टमेंट गेम होता है। सीक्वेंशियल क्वांटिटी एडजस्टमेंट गेम इसलिए क्योंकि आपको पता है इसके अलावा दो और डुओपोली मॉडल पढ़ना होता है हमें, एक होता है कुर्नो और एक होता है आपका बर्ट्रैंड। तो ये जो दो आप कह सकते हो कि आपका और जो डुओपोली मॉडल है यहाँ पे आपका साइमल्टेनियस आपका कह सकते हो कि क्वांटिटी, यहाँ पे साइमल्टेनियस क्वांटिटी एडजस्टमेंट होता है और यहाँ पे साइमल्टेनियस प्राइस एडजस्टमेंट होता है बर्ट्रैंड मॉडल में, ठीक है? तो इस केस में क्वेश्चन नंबर 4 में यू विल गेट कि जब प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे कि लीडर का प्रॉफिट फॉलोअर के प्रॉफिट से ज्यादा है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन बी होगा। देन आपका क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 में आप देख रहे हो कि एक्सेस कैपेसिटी जो है किसके अंडर नहीं होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो एक्सेस कैपेसिटी आप जहां तक देखो यहाँ पे कि नॉर्मली क्या होता है कि एम आर इज इक्वल टू एम सी पे वी विल गेट द ऑप्टिमम, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और प्राइस मिलता है। बट मोनोपोली के केस में वो आप कह सकते हो कि मैक्सिमम मार्केट शेयर को लेने की कोशिश करती है, तो ये जो है प्राइस और ज्यादा हाई चार्ज करेगा, ठीक है? बट एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फॉर्म इस प्राइस पे आपको कह सकते हो कि आउटपुट देख रहे हो आप, आउटपुट उस केस में ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे एक्सेस कैपेसिटी क्रिएट होता है, और वो क्रिएट होता है जब मोनोपोली, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। और एक्सेस कैपेसिटी परफेक्ट कंपटीशन में नहीं होगा क्योंकि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म Q2 या Q1 ये इस वाले क्वांटिटी पे प्रोड्यूस करेगा, ठीक है? और मोनोपोली Q0 पे रहेगा। तो आप देख रहे हो कि ये एक्सेस कैपेसिटी का सिचुएशन क्रिएट होता है। फिर है आपका विच इज द करेक्ट फीचर ऑफ मोनोप्सोनिस्ट। मोनोप्सोनिस्ट का आपने पढ़ा होगा थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में, मोस्टली ये देखा जाता है कि मोनोप्सोनिस्ट मतलब एक सिंगल बायर। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप कह सकते हो क्वेश्चन उन्होंने ट्रिकी बनाया है कि ए मार्केट हैविंग सिंगल बायर, बट मेनी सेलर्स के बारे में बहुत ज्यादा कमेंट नहीं किया मोनोप्सोनिस्ट मार्केट सिचुएशन के बारे में। तो हालांकि थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी है, बट आप सी को लेके चल सकते हो, हालांकि डी भी हो सकता है इसका, ठीक है?
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 7। आपका क्वेश्चन 7 बोल रहा है हर्फिंडेल हिर्समैन इंडेक्स। हर्फिंडेल हिर्समैन इंडेक्स जो है आपका मार्केट कॉन्सेंट्रेशन का थियरी है, और इसमें आपको बताया जाता है कि ये नॉर्मली जब परसेंटेज प्रॉफिट है ईच फॉर्म का, वो स्क्वायर करके जो वैल्यू आएगा वो आपका मार्केट कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 7 में। फिर आपका क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 8 में आपका पूछ रहा है कि ए डिक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट वुड बी द रिजल्ट ऑफ। ठीक है, तो आप आईएसएलएम मॉडल को जब ड्रॉ करोगे तो ऑप्शन सी इसलिए करेक्ट है क्योंकि जब आप मनी सप्लाई को बढ़ाते हो तो इट मीन्स दिस एलएम कर्व विल शिफ्ट राइटवर्ड। ठीक है, तो आप देख रहे हो इस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट विल गो डाउन, तो मनी सप्लाई को आप बढ़ाओगे तो आपका इंटरेस्ट रेट विल डेफिनेटली डिक्रीज। नेक्स्ट है आपका रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस। रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस में कौन कौन सा एजम्पशंस उनका है, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये तीनों रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस का एजम्पशन है। ऑप्शन बी इसका एजम्पशन नहीं है, जो रॉबर्ट लुकस के द्वारा दिया हुआ ये रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा गिवन टू द क्वेश्चन का जो डिमांड है। ठीक है, और थोड़ा सा आप मतलब इसको एज ऐसे देखो कि मैराथन सेशन की तरह भी देखो, और इसको जो है आप मतलब अपने जो आपने जो आंसर किया उस हिसाब से आप मैच करके देखो, तो आप थोड़ा सा आप कर पाओगे। अगर डिटेल एनालिसिस करूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, उसके लिए आप हमारा जो मतलब आप कह सकते हो कि कोर्स हम ऑफर करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जितने भी आप स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम है वहाँ पे हम डिटेल एनालिसिस इसका करेंगे। बट यहाँ पे आपका एक तरह से आपको मैं स्कोर आपका कितना बन रहा है और आप एक छोटा एक्सप्लेनेशन हर क्वेश्चन का देख पाओगे, और उसके हिसाब से आप अपना कह सकते हो। और जब मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा तो आप थोड़ा सा अपने आप में डिटरमिन्ड हो सकते हो कि क्या पता आपका हो रहा है या नहीं हो रहा है ये वाला एग्जाम। ठीक है, क्वेश्चन 10 है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे आप देखो कि मोनेटरिस्ट के बारे में ऑप्शन बी इसलिए करेक्ट है क्योंकि मोनेटरिस्ट नॉर्मली फोकस करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी पे, उनका गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे फोकस नहीं होता। और ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे कौन फोकस करते हैं, वो था केन्स का थियरी। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। फिर है आपका क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 में आपका एलएम कर्व बहुत ही आसान था। एलएम कर्व में आप जानते हो कि आपका जो एक्स एक्सिस पे होता है वो इनकम होता है और वाई एक्सिस पे इंटरेस्ट रेट होता है, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर आपका क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 में थोड़ा सा मुझे भी डाउट है, हालांकि जैसे आप देखो मतलब आप बेसिक तरीके से देखो कि कह रहा है कि कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जो अगर इकोनॉमी में पॉजिटिव डिमांड शॉक होता है। पॉजिटिव डिमांड शॉक मतलब एग्रीगेट डिमांड विल इंक्रीज, और इसके कारण क्या होगा कि लोगों का कह सकते हो कि जब ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो, ठीक है, तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी लाओगे तो आपको पता है एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट करेगा राइटवर्ड, तो ये पॉजिटिव डिमांड शॉक को काउंटर नहीं होगा, मतलब वो और डिमांड को पॉजिटिवली और ज्यादा बढ़ाएगा। ठीक है, अगर आप टैक्सेस को लो कर देते हो इट मीन्स कि आपका मतलब आप कह सकते हो उस केस में भी वो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, क्योंकि अगर कम टैक्स भरना पड़ रहा है उनके पास ज्यादा पैसा है खर्च करने के लिए, तो इस केस में भी पॉजिटिव डिमांड ऑफ कंटिन्यू रहेगा। अगर आप इन्फ्लेशन रेट को टारगेट करते हो इट मीन्स कि आप इन्फ्लेशन रेट बढ़ा दिए, ठीक है, तो परचेसिंग पावर घट जाएगा लोगों का, तो इस केस में कह सकते हो कि ये पॉजिटिव डिमांड शॉक को किसी तरह ये मतलब काउंटर कर सकता है। ठीक है, फिर अगेन इंक्रीज अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज करोगे तो उस केस में भी पॉजिटिव डिमांड शॉक कंटिन्यू रहेगा, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। देन क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 में आप देख रहे हो कि कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक्स, जो कि रेशियो ऑफ नॉन ह्यूमन वेल्थ और ह्यूमन वेल्थ के बारे में मतलब डिमांड फॉर मनी इस चीज पे डिपेंड कर रहा है, तो ये मिल्टन फ्रीडमैन का जो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस है उसके अकॉर्डिंग ये कंक्लूजन आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो मिल्टन फ्रीडमैन का परमानेंट इकोनॉमी जो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस है उसमें आप देखे होगे कि दो दो अरे, मतलब ट्रांजिटरी सोर्स ऑफ डिमांड फॉर मनी है और एक परमानेंट डिमांड फॉर मनी है। तो ट्रांजिटरी में वेल्थ होता है और सॉरी ट्रांजिटरी में आपका इनकम होता है, परमानेंट में आपका वेल्थ होता है, तो उस केस में मिल्टन फ्रीडमैन इज द राइट आंसर। फिर आपका कंपेटर का पेजेज ऑफ ट्रेड साइकिल कितना है, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि चार जो है उन्होंने इस तरह से बताया एक्सपेंशन फेज, देन वी हैव पीक, देन वी हैव ट्रफ, देन वी हैव कॉन्ट्रेक्शन। ठीक है, इसी को दूसरा नाम से भी रिकवरी पीरियड बोलते हैं, इसको प्रोस्पेरिटी पीरियड बोलते हैं, इसको डिप्रेशन पीरियड बोलते हैं, और ये रिसेशन पीरियड होता है आपका, इसलिए ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। देन नॉन प्रोबेबिलिटी मतलब आप कह सकते हो कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक में कौन सा नहीं होता है क्लासिफाइड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब बहुत से स्टूडेंट या आप कह सकते हो जो एग्जाम देने गए थे उन्होंने इस चीज को ढंग से नहीं पढ़ा, मतलब नॉट वाला चीज मतलब विच आर इनकरेक्ट या करेक्ट, इस चीज को ढंग से नहीं पढ़ते हैं और आंसर गलत करके आ जाते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक नहीं है। तो बाकी जितने भी स्ट्रेटिफाइड, सिक्वेंशियल और क्लस्टर, ये तीनों प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है। कोटा सैम्पलिंग आपका नॉन प्रोबेबिलिटी। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन 16, इसमें आप देख रहे हो कि बोल रहा है कि प्राइस राइज 6% है, मीन्स इन्फ्लेशन इज 6%। आपका नॉमिनल वेज का ग्रोथ है 12% और रियल वेज का ग्रोथ है, मतलब रियल वेज का ग्रोथ आपको निकालना है। तो अगर हम इसको आर एन और पी से डिनोट कर लें, तो आप इसको जब इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करोगे, क्योंकि जो आपका रियल वेज रेट का ग्रोथ है वो नॉमिनल वेज रेट का ग्रोथ माइनस इन्फ्लेशन रेट होता है, तो 12 माइनस 6% विल बी द करेक्ट आंसर। फिर आपका विच वन इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग एवरेज। फिर यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, असेंडिंग डिसेंडिंग आपको ढंग से पढ़ना है। ये तो सबको याद रहता है कि ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम। तो बहुत लोग इसी के अकॉर्डिंग आंसर करके आ जाएंगे, बट आपको बोल रहा है असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब घटते क्रम। तो आपका सबसे छोटा यहाँ पे कौन है, एच एम। तो एच एम विल बी फर्स्ट 2, फिर है आपका जी एम, तो आपका फिर होगा 3, और फिर है ए एम। तो 2 3 1 सीक्वेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। फिर आपका फिशर का प्राइस इंडेक्स किसको कहते हैं। तो ये आपको पता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है लेस्पेयर और फासे इंडेक्स का। क्यों लेस्पेयर इंडेक्स होता है, जहां पे कि बेस ईयर जो होता है, बेस मतलब कह सकते हो बेस ईयर का वैल्यू को लिया जाता है, और फासे इंडेक्स में करंट ईयर का वैल्यू लिया जाता है, और फिशर इंडेक्स उस दोनों का ज्योमेट्रिक मीन होता है। और एक और चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जानने के, फिशर इंडेक्स एक अच्छा इंडेक्स माना जाता है। क्यों, क्योंकि ये टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दोनों को सेटिस्फाई करता है। ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन 19, फ्रांसिस गैल्टन के बारे में है कि उन्होंने इस रिलेशनशिप को पढ़ा है बिटवीन द हाइट ऑफ फादर एंड देयर सन। तो ये करेक्ट है आपका। फिर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जब फ्रांसिस गैल्टन ने निकाला तो वो 0.67 आया था। तो ये आप एक्सट्रीमली लो नहीं बोल सकते, इसको आप मॉडरेट बोल सकते हो। तो इसलिए असर्शन तो सही है, बट आपका रीजन इसका फॉल्स है, इसलिए ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। फिर आपका क्वेश्चन 20 है, आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग से क्वेश्चन है। आपका टाइप 1 एरर पता है आपको कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्ट एच नॉट गिवन एच नॉट इज ट्रू। फिर आपका टाइप 2 एरर, प्रोबेबिलिटी उसका जस्ट अपोजिट, रिजेक्ट की जगह एक्सेप्ट होता है, एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। देन 21, कौन सा इसमें से लीनियर इकोनॉमिक्स में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है। तो आप गेम थियरी का जब आप पढ़ोगे तो वहां पे आप देखोगे लिनियरिटी नहीं होता, इसलिए गेम थियरी को इस लीनियर इकोनॉमिक्स में काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। देन आपका कर्टोसिस के बारे में है कि कर्टोसिस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होता है। तो पहले आपको पता है कर्टोसिस जो है आपका फोर्थ मोमेंट अपॉन सेकंड मोमेंट को कैलकुलेट करके जब इसका रेशियो निकालोगे तो कर्टोसिस का वैल्यू आएगा, और जब ये वैल्यू 3 के इक्वल आता है तो इसको हम मीजोकर्टिक बोलते हैं, और मीजोकर्टिक को बोलते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। इसी तरह आप देखो कि नॉर्मली आपको पता है कर्टोसिस जो पीकनेस ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन बताता है कितना पीक है। ठीक है। तो ये आपका मीजोकर्टिक है जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है। अगर ग्रेटर देन 3 आता है कर्टोसिस का वैल्यू तो हम उसको लेप्टोकर्टिक बोलते हैं, और जब लेस देन 3 आता है तो उसको हम प्लेटोकर्टिक बोलते हैं। देन आपका क्वेश्चन 23, क्वेश्चन 23 में जो है बोला जा रहा है कि जो आपका सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन है उसमें बेसिकली अगर आपको मतलब पूछा जाए कि जो गिवन सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन है वो आइडेंटिफाइड है, एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड है, या ओवर आइडेंटिफाइड है, या एक समय में अंडर आइडेंटिफाइड, तो ये सब सिचुएशन को कैसे डिसाइड करेंगे। तो उसमें जो मेथड यूज होता है या टेक्निक बोलो उसको बोलते हैं टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फिर आपका 24, हेट्रोस्सेडास्टिसिटी के प्रेजेंस में जो हमारा ब्लू निकलता है उसका मेथड होता है वेटेड लीस्ट स्क्वायर मेथड। इसको रोबस्ट स्टैंडर्ड एरर भी बोलते हैं, जहाँ पे कि हम स्टैंडर्ड एरर के वैल्यू को डिवाइड या मतलब मल्टीप्लाई करके बेसिकली वेट पुट ऑन करते हैं। तो उसको हम ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर नहीं बोलते हैं, उसको हम वेटेड लिस्ट स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है। फिर आपका लियोन्टिफ प्रोडक्शन फंक्शन, उस केस में इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन आप अगर देखोगे तो आपका नॉर्मली कितना होता है प्रोडक्शन फंक्शन। सबसे पहले आप देखते हो कि क्या हो सकता है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इनफाइनाइट होता है। फिर आपका कॉप डॉगलस के केस में इसका वैल्यू 1 होता है। फिर आपका ये लियोन्टिफ, लियोन्टिफ को हम फिक्स्ड प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, और जैसे आप इसको आप परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हो। तो उस केस में हमारा जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो जीरो होता है, मतलब उस केस में सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका वैल्यू जीरो आता है। फिर आपका ज्वाइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कार्टेल, जो
नॉर्मली क्या होता है कि दो डुओपोलिस्ट हैं, वो अगर अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो वो एक कार्टेल फॉर्म करते हैं। उस कार्टेल में दे म्यूचुअली एग्री होते हैं कि इस प्राइस को, एक एक पार्टिकुलर प्राइस को सेट करेंगे और उसी पे दोनों प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और नॉर्मली वो परफेक्ट कंपटीशन से ज्यादा प्राइस होता है, इसलिए बोथ, जो आपका कह सकते हो कि बोथ डुओपोलिस्ट विल बी एग्री कि हाँ मतलब हम दोनों इस पार्टिकुलर सेट ऑफ प्राइस को रखने के लिए तैयार हैं। तो ये ऑप्शन सी इसका होगा करेक्ट, ऑल द फॉर्म सेल एट द सेम प्राइस। फिर आपका क्वेश्चन 27, तो यहाँ पे आप देखोगे कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट दिया हुआ है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दिया हुआ है, तो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। तो इस केस में ये ओपन इकोनॉमी का है क्वेश्चन, ये आगे भी पूछा हुआ है। इस केस में आप कह सकते हो कि ये जो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर है, वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर वो होता है आपका 1/MPS प्लस MPI, ठीक है। तो आपका MPS और MPI का वैल्यू दिया हुआ है, आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू 2.0 आएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 28 की विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम। तो डिसइक्विलिब्रियम को मतलब आप करेक्ट करने के लिए दो तरीका होता है, एक होता है ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट तरीका और एक होता है पॉलिसी इंड्यूस्ड मेथड, ठीक है। पॉलिसी इंड्यूस्ड मेथड में हम ये एक्सपेंडिचर रिड्यूस करते हैं, मतलब इसको आप ये भी तो कह सकते हो कि कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी इसको आप कह सकते हो, ठीक है। इस वाले केस में कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। फिर आपका एक्सचेंज रेट पॉलिसी, मतलब कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रखना है या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रखना है, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है और उस बेसिस पे भी हम डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट करते हैं। फिर आपका डिवैल्यूएशन, ये भी यूज होता है। ये आपको पता है डिवैल्यूएशन होने से नेट एक्सपोर्ट बढ़ता है, तो ये भी BOP को करेक्ट करता है। बट लिक्विडिटी ट्रैप पॉलिसी ऐसा कुछ यूज नहीं होता है BOP के डिसइक्विलिब्रियम को सही करने के लिए, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। फिर आपका कस्टम यूनियन, कस्टम यूनियन में क्या होता है कि दो या तीन, मतलब एक ग्रुप बनता है ट्रेडिंग नेशन का और बोलते हैं कि वो आपस में मतलब फ्री ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो उस कस्टम यूनियन में दोनों तरीके से मतलब ट्रेड क्रिएशन भी हो सकता है और ट्रेड डाइवर्जन भी हो सकता है। ट्रेड क्रिएशन कैसे होता है कि जैसे मान लो जो मेंबर नेशन है, ठीक है, मेंबर नेशन है तो मेंबर नेशन आपस में मतलब फ्री ट्रेड कर रहे हैं, बट बाहर से कोई मान लो कोई नेशन है और बोलता है कि मैं लो कॉस्ट में प्रोड्यूस करूंगा, तो लो कॉस्ट में प्रोड्यूस करेगा तो कहा जाता है कि जो मेंबर नेशन जो एक तरह से कह सकते हो जो इनइफिशियंट है उसको रिप्लेस कर देगा वो, ठीक है। तो एक मेंबर नेशन को हटा देगा और बाहर से किसी नेशन को इंक्लूड कर लिया जाएगा, तो इसको बोलते हैं ट्रेड क्रिएशन। क्यों? क्योंकि उसका वो जो प्रोड्यूस कर रहा है गुड्स उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो है। ट्रेड डाइवर्जन क्या होता है कि बाहर से कोई अगर आना चाह रहा है जिसका कि लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा जो मेंबर नेशन है। कोई मेंबर नेशन इफिशियंटली प्रोड्यूस करने लगेगा और जो बाहर से आना चाह रहा है उसको एंटर नहीं करने देगा, ठीक है। तो वो ट्रेड डाइवर्जन इफेक्ट बोलते हैं, तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पे सही। फिर आपका हेजिंग, हेजिंग जो है आपका स्पेकुलेशन का उल्टा होता है, मतलब फॉरेक्स मार्केट में जो फॉरेन एक्सचेंज अलग अलग होता है, मतलब आप देखे हुए कि एक्सचेंज रेट हर कंट्री का सेम नहीं है, तो उस एक्सचेंज रेट के रिस्क को कवर करने के प्रोसेस को बोलते हैं हेजिंग, ठीक है। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ। फिर आपका अभी आपने देखा था फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, तो यहाँ पे बस वहां पे आपको कैलकुलेट करने बोला था, यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि ये मल्टीप्लायर हाई कब होगा। तो आप देखो यहाँ पे कि अगर MPC हाई हुआ इट मीन्स कि ये पूरा डिनोमिनेटर का टर्म लो होगा, और डिनोमिनेटर का टर्म टर्म अगर लो होगा तो ओवरऑल देखना कि ये फ्रैक्शन का वैल्यू हाई जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन बी सही है कि अगर MPC बढ़ेगा तो इस मल्टीप्लायर का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही होगा। ये तो बहुत आसान है। 32 आप देख रहे हो, एडम स्मिथ एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, ये ट्रेड थ्योरी का सारे इकोनॉमिस्ट हैं, मतलब ट्रेड थियरिस्ट हैं। डेविड रिकार्डो कंपैरेटिव एडवांटेज, हेवरलर जो है इंप्रूव किए थे इस कंपैरेटिव एडवांटेज को, क्योंकि आपको पता है डेविड रिकार्डो ने लेबर थियरी ऑफ वैल्यू पे अपना बेस्ड जो है पार्टिकुलरली ट्रेड थियरी दिया था। बट हेवरलर ने बोला कि नहीं, जरूरी नहीं है कि लेबर थियरी को एज्यूम किया जाए, बिना उसके भी हम कंपैरेटिव एडवांटेज को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो उन्होंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का थियरी दिया। फिर आपका ओलिन तो आपको पता है, हेक्सर ओलिन फैक्टर एंडोमेंट थियरी को दिया इन्होंने, या फैक्टर एबंडेंस भी बोलते हैं। तो 32 का आंसर सी है, आप मैच करके देखो। फिर है आपका ऑप्शन 33, अभी हमने देखा कि ओलिन बर्टिन ओलिन ने फैक्टर एंडोमेंट थियरी, मतलब सेम ही, मतलब अगर जो इसको मतलब जिस स्टूडेंट को ये वाला क्वेश्चन आता था तो ये अपने आप 33 सॉल्व हो गया होगा, ठीक है। एक्सर ओलिन थियरी भी बोलते हैं। ये टर्म्स ऑफ ट्रेड का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे कि अगर टू नेशंस हैं, मतलब एक और उसका पार्टनर नेशन है, तो अगर एक नेशन का टर्म्स ऑफ ट्रेड पता है तो दूसरे का टर्म्स ऑफ ट्रेड जस्ट उसका रेसिप्रोकल होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा।
फिर है आपका क्वेश्चन 35। मंडल फ्लेमिंग मॉडल है, थोड़ा सा आप सोचो एक सेकेंड। तो मंडल फ्लेमिंग मॉडल में आप देखो कि आपको ये तो ऑप्शन ए मतलब जो स्टेटमेंट वन है वो तो पूरी तरह से सही है, क्योंकि आईएसएलएम बीपी मॉडल होता है। तो इसी आईएसएलएम का इम्प्लीमेंटेशन होता है ओपन इकोनॉमी में, ठीक है। ऑप्शन टू, आई थिंक ऑप्शन टू जो है यहाँ पे ये गलत हो गया है। ऑप्शन टू यहाँ पे परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ कैपिटल होता है, तो ऑप्शन जो मतलब स्टेटमेंट टू है वो रॉन्ग है, ठीक है। ऑप्शन टू आपका रॉन्ग है, तो ऑप्शन वन ओनली होगा, ठीक है। नहीं होगा। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ लेबर होता है, मतलब सॉरी कैपिटल होता है, ठीक है। परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी, ठीक है। तो ऑप्शन ए होगा इसका सही। फिर आपका 36, हु हैज कॉइन्ड द टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ आपको पता है कि जो हमारा मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले और इंडिपेंडेंस के बाद जो एवरेज ग्रोथ रेट था वो 4% था, तो इस चीज को राजा कृष्णा ने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ नाम दिया था, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी सही है। फिर आपका क्वेश्चन 37। 37 में आपका कार्डर का ग्रोथ मॉडल है। तो इन्वेस्टमेंट वहां पे फंक्शन था रेट ऑफ प्रॉफिट का, ये तो सही है। कैपिटल होमोजेनियस नहीं, ये एजम्पशन नहीं है। फिर आपका जो ऑप्शन थ्री का एजम्पशन है यहाँ पे बोल रहा है कि एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है वो वेज अर्नर और प्रॉफिट अर्नर का सेम था, ये गलत है। यहाँ पे प्रॉफिट अर्नर का एमपीएस ज्यादा था वेज अर्नर्स के कंपेरिजन में, इसलिए ओनली वन होगा यहाँ पे। इन केस ऑफ परफेक्ट कोरिलेशन टू रिग्रेशन लाइन, यहाँ पे कॉन्साइडेंट होगा इसका, ठीक है। जब आप इसका सॉल्व करोगे, कॉरिलेशन का वैल्यू, परफेक्ट कॉरिलेशन मीन कॉरिलेशन का वैल्यू वन आएगा, उसको जब आप फॉर्मूला में पुट ऑन करोगे तो देखोगे कि दोनों रिग्रेशन लाइन जो है कॉन्साइडेंट आ रहा है। फिर है आपका ऑफर कर्व का कॉन्सेप्ट। ऑफर कर्व का कॉन्सेप्ट मार्शल और एजवर्थ ने दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही है। ऑफर कर्व आपको पता है कि जो एक नेशन का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का कॉम्बिनेशन दिखाता है, कि मतलब मान लो आपका एक नेशन है जो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट कर रहा है और पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इंपोर्ट कर रहा है, तो उसके उस फंक्शन को लेकर के आप एक कर्व ड्रॉ कर सकते हो, उसी को ऑफर कर्व बोलते हैं। परचेसिंग पावर पैरिटी कई बार पूछ चुका है, मतलब कई सारे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा हुआ है। गॉस्टेब कैसल होगा। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। आपने पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्योरी में पीकॉक एंड वाइजमैन का थ्योरी पढ़ा होगा, वहीं पे डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के बारे में बताया हुआ है। फिर आपका कॉन्ट्रा साइक्लिकल पॉलिसी, थोड़ा सा आपको ये कंफ्यूज हुआ होगा क्योंकि ये मोर और लेस सेम है काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी के, और ये काउंटर साइक्लिकल आपने कई बार सुना होगा कि केन्स के द्वारा दिया गया, इसलिए ऑप्शन ए सही है। 43, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द कैरेक्टर ऑफ नॉन राइवलरी और नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी, ठीक है। ये बहुत लोग पब्लिक गुड, यहाँ पे फिर वही चीज, डू नॉट पढ़े नहीं और आप जो है जल्दी से आप मार्क कर दिए। पब्लिक गुड होता है कि जो नॉन राइवल और नॉन एक्सक्लूडेबल, ठीक है। तो पब्लिक गुड तो कभी से नहीं होगा, क्योंकि इसमें, और डिमेरिट गुड, डिमेरिट गुड में होता है कि वो नॉन राइवल होता है बट एक्सक्लूडेबल नहीं होता है, ठीक है। फिर आपका 44, यहाँ पे कौन सा ऐसा मेथड है जो रिडीम नहीं करता है पब्लिक डेट। तो सिंकिंग फंड, कैपिटल लेवी और टर्मिनल एन्यूटी, ये सारे मेथड हैं पब्लिक डेट को रिडीम करने का, ठीक है। बट ग्रांट इन एड पब्लिक डेट को रिडीम नहीं करता है, तो ऑप्शन बी सही होगा। फिर है आपका क्वेश्चन 45, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल इंस्ट्रूमेंट। फिजिकल इंस्ट्रूमेंट में आपको पता है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन और बजट, ये तीनों पब्लिक फाइनेंस के टॉपिक्स हैं, और ये फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब फिजिकल पॉलिसी के थ्रू अगर इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना है तो इस तीनों इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाएगा, बट ओपन मार्केट ऑपरेशन इसके लिए यूज नहीं होता है, ठीक है। वो लिक्विडिटी जो मार्केट में होता है उसको कंट्रोल करने के लिए यूज करता है। फिर है आपका विथ विच ऑफ द फॉलोइंग वैगनर हाइपोथेसिस इज एसोसिएटेड, तो इसमें होगा आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर थ्योरी दिया था वेगनर्स ने, इसलिए ये पब्लिक फाइनेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ऑप्शन सी होगा सही। फिर है आपका हु हैज डेवलप्ड द फंक्शनल फाइनेंस फर्स्ट। फंक्शनल फाइनेंस आपका यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन सही से नहीं है, एपी लर्नर है, ठीक है। तो एपी लर्नर के द्वारा दिया गया था फंक्शनल फाइनेंस, तो ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे। फिर आपका प्राइमरी डेफिसिट किसको कहते हैं, ये अभी यूपीएससी में भी पूछा हुआ था, जो यूपीएससी का प्रीलिम्स हुआ था उसमें आप देखे थे कि प्राइमरी डेफिसिट होता है फिजिकल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट को उसमें से माइनस करना पड़ता है, तो ऑप्शन ए सही होगा।
इसका और भी मतलब आप तीन इंपॉर्टेंट होता है, फिजिकल डेफिसिट, बजट डेफिसिट और आपका रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। तो आपका पता है कि फिजिकल डेफिसिट में टोटल नेट रिसिप्ट होता है, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, बट बोरोइंग को एक्सक्लूड करना होता है, मतलब जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट का बोरोइंग है उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। बट बजट डेफिसिट में ओवरऑल ओवरऑल एक्सपेंडिचर और ओवरऑल रिसिप्ट का नेट निकाला जाता है, और रेवेन्यू वाले में सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट का कह सकते हो डिफरेंस लिया जाता है। फिर आपका मस्ग्रेव का टैक्सेशन पे क्या व्यू था, इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन। ये नॉर्मली इनडायरेक्ट टैक्स के केस में बोले थे उन्होंने कि द चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम फॉर प्राइवेट यूज एराइजिंग फ्रॉम चेंजेज इन द बजट पॉलिसी। तो ये ऑप्शन डी उनके अकॉर्डिंग सही था, मतलब ये स्टेटमेंट मस्ग्रेव का दिया हुआ था, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। फिर है आपका मेरिट गुड। मेरिट गुड का कॉन्सेप्ट मस्ग्रेव ने दिया था, ये आप मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर देना। फिर है आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर का कौन सा थियरी है जिसको हम क्लिंगिंग टू पावर थियरी बोलते हैं। तो पॉजिटिव थियरी जब आप पढ़ोगे ना तो वहां पे बोला जाता है कि कैसे पॉलिटिशियंस नॉर्मली जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर को यूज करते हैं टू स्टे इन पावर। जैसे मतलब छोटा सा एग्जांपल, जैसे आप यही सब देखते हो कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम जो है 4 से 5 साल में एक बार होता है। तो 4 से 5 साल में एक बार होने का मतलब क्या, मतलब नॉर्मली तो वैकेंसी होनी चाहिए, हर साल निकलनी चाहिए, बट पॉलिटिशियंस यूज करते हैं इसको एज अ कि इलेक्शन के समय में अगर हम एक वैकेंसीज निकाले तो ये उनके मतलब कह सकते हो कि वोट बैंक के लिए अच्छा होगा। या फिर आप देखते हो कि गवर्नमेंट स्कीम या कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो भी इन्वेस्टमेंट का करने का होता है वो नॉर्मली इलेक्शन के नजदीक में करती है। तो एक इसको बोलते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर का मैनिपुलेशन टू स्टे इन पावर। तो इसी को बोलते हैं क्लिंगिंग टू पावर फॉरवर्ड पावर थियरी। तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। फिर आपका कौन सा पेयर नॉट करेक्टली मैच्ड, यहाँ पे भी आपको ध्यान देना था, कोई जल्दी से जो है करेक्टली समझ के कोई भी टिक करके चले आए। एक्सेलरेटर थ्योरी आपको पता है हिक्स के द्वारा, इन्फ्लेशनरी गैप बहुत आसान है केन्स के द्वारा। फिर आपका रियल बैलेंस अप्रोच, इसको कैश बैलेंस अप्रोच भी बोलते हैं एसीपी को, बट ये इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज ये सही नहीं है। जेम्स टॉबिन नॉर्मली पोर्टफोलियो बैलेंस थ्योरी दिया था उन्होंने, इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज नहीं दिया। तो ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे। फिर है आपका क्वेश्चन 53। क्वेश्चन 53 में आपके आप क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। तो क्रेडिट कंट्रोल, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, कैश रिजर्व रेशियो, ये सब यूज होता है क्रेडिट कंट्रोल के लिए, बट क्रेडिट रैशनिंग जो है ये क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल के लिए नहीं होता। ये सब आरबीआई के द्वारा यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू काउंटर द लिक्विडिटी। मतलब इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ाना है तो नॉर्मली ये लोग रिड्यूस कर देते हैं, और जब घटाना है तो नॉर्मली ये लोग हाई कर देते हैं, ये एसएलआर या सीआरआर या रेपो रेट इन सबको हाई कर देते हैं। यहाँ पे देखो कि कह रहा है कि लेवल ऑफ स्पेंडिंग इंक्रीज हो रहा है बट क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी, और ये तो मतलब कह सकते हो कि आराम से इस चीज में वी जो है इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि आपका मनी जो सर्कुलेट हो रहा है, मतलब जो आपका एक क्वांटिटी ऑफ मनी है वो सेम है, बट स्पेंडिंग कह सकते हो इंक्रीज हो रहा है। तो मतलब जो पैसा जो है, वेलोसिटी ऑफ मनी किसको कहते हैं कि नंबर ऑफ टाइम मनी इज चेंजिंग हैंड। ठीक है, मतलब कितनी बार वो हैंड बदल रहा है। तो इसको एक तरह से कह सकते हो कि जब स्पेंडिंग बढ़ेगा तो बार बार सर्कुलेट होगा, मतलब बहुत बार आज आपने स्पेंड किया वो पैसा, फिर कल कोई और स्पेंड कर रहा है, तो इस तरह से नंबर ऑफ रेपिटेशन बढ़ेगा, इसलिए वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी विल इंक्रीज। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। क्वेश्चन 55, टॉबिन्स का थियरी आपको पता है। टॉबिन जो है, जो पोर्टफोलियो बैलेंस अप्रोच उसने दिया था, उसमें ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी को कहा था कि ये इफेक्ट होता है इंटरेस्ट रेट को। ये काउंटर किया था इन्होंने केन्स के जंक्शन को। केन्स ने क्या कहा है कि ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी सिर्फ इनकम पे डिपेंड करता है, बट ये इंटरेस्ट रेट को भी इफेक्ट करता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे। और ये आसान है, फिलिप्स कर्व का शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन में आप देखो कि नेगेटिव रिलेशन है। नेगेटिव रिलेशन मतलब अनएम्प्लॉयमेंट विल डिक्रीज अगर, और कैसे सप्लाई ऑफ मनी अगर बढ़ाते हो तो इन्फ्लेशन आएगा, ये तो पता है आपको, प्राइस लेवल बढ़ेगा। ठीक है, तो प्राइस लेवल बढ़ेगा तो आप देख रहे हो कि प्राइस लेवल बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट घट रहा है। ठीक है, क्यों? इनवर्स रिलेशन है शॉर्ट रन में। लॉन्ग रन में भले ही ये वर्टिकल हो जाता है, बट शॉर्ट रन में हम कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट विल डिक्रीज। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये तो आसान है, ये नॉर्मल आपका क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी में आपका दिया हुआ है, ये आपका मार्शल का जो इक्वेशन है, एम बी इज इक्वल टू पी वाई। तो आप सारा वैल्यू को पुट करोगे तो वेलोसिटी ऑफ मनी आ जाएगा आपका, 8 आएगा वैल्यू। ठीक है, बहुत आसान है, सॉल्व करके देख सकते हो। फिर मॉनेटरी पॉलिसी विल बी मोस्ट इफेक्टिव व्हेन इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इज। इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग देखो, एक
अगर आप ग्राफ से भी देख सकते हो, जब आपका आई एस कर्व जितना ज्यादा फ्लैटन होगा, मतलब फ्लैटर द आई एस कर्व एंड स्टीपर द एल एम कर्व, ठीक है, तो उस केस में आपका मॉनेटरी पॉलिसी मोस्ट इफेक्टिव होता है। आप देखो इस केस में अगर मनी सप्लाई बढ़ाओगे तो ये एल एम कर्व है, एल एम कर्व शिफ्ट किया राइट वर्ड, देखो यहाँ पे जो इफेक्टिवनेस है, क्यों, क्योंकि ये आउटपुट लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ा है इस केस में। वही अगर आप इस आई एस लेवल, जो आई एस कर्व है, उसको आप अगर इन इलास्टिक, मतलब इसको थोड़ा सा आप वर्टिकल स्टेप देते तो उस केस में बहुत ही कम इंक्रीज होता आउटपुट में, इसलिए कहते हैं कि वहां पे उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, क्वेश्चन 58 का आंसर होगा ऑप्शन ए। फिर है आपका 59, टॉप इन टैक्स इज अ टैक्स ऑन टॉप इन। फिर से आगे आपका टॉप इन पोर्टफोलियो बैलेंस अप्रोच था, वहां पे कैसे स्टॉक्स और बॉन्ड्स में आप कैसे अपना ट्रांजेक्शनरी डिमांड फॉर मनी को, मतलब ट्रांजेक्शन के लिए जो रखे हो पैसा, उसको कैसे यूज कर सकते हो, तो शेयर मार्केट की बात की थी उन्होंने, तो इसलिए ऑप्शन सी होगा यहाँ। फिर यहाँ पे आपका कौन सा ऐसा मेथड है जो हेल्प करेगा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में? डिवैल्यूएशन अगर होगा, नेट एक्सपोर्ट बढ़ेगा, नेट एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस लेवल बढ़ेगा, तो इन्फ्लेशन को ये कंट्रोल नहीं कर सकते। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल भी नहीं होगा। अगर पब्लिक डेट डिक्रीज कर रहा है तो आप लॉजिकली सोचो, इसका मतलब इंटरेस्ट सारा पे हो रहा है, मतलब बोरोइंग नहीं हो रहा है। नॉर्मली क्या होता है, डेट क्यों बढ़ता है, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा बोरो करती है मार्केट से इन ऑर्डर टू डू ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन गवर्नमेंट स्कीम, तो उस बोरोइंग ज्यादा होने से डेट बढ़ता है। ठीक है, तो अब अगर डेट घटा रही है सरकार, घटा रही है मतलब एक्सपेंडिचर कम कर रही है, मतलब अब बोरोइंग नहीं हो रहा है, तो बोरोइंग नहीं होगा तो एक्सपेंडिचर भी नहीं होगा गवर्नमेंट स्कीम पे, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं होगा तो एग्रीगेट डिमांड नहीं बढ़ेगा, और एग्रीगेट डिमांड नहीं बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन अपने आप कंट्रोल हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ। फिर है आपका इम्बॉडिड टेक्निकल चेंज मॉडल, ये बहुत ही आसान है, ये कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन के केस में ग्रोथ थियरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इम्बॉडिड टेक्निकल चेंज। तो इसमें कॉप डॉगलस मॉडल में इसको बेसिकली देखा गया था। फिर है आपका आर्थर लुइस का मॉडल, अनलिमिटेड लुइस का अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर इनफाइनाइट इलास्टिसिटी सप्लाई ऑफ लेबर होगा ऐसा, बट नहीं होगा। इनफाइनाइट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर का मतलब लेबर सप्लाई हॉरिजॉन्टल होगा, बट ये लुइस ने बोला था कि ये लेबर सप्लाई तो होगा अनलिमिटेड, बट एक पार्टिकुलर वेज रेट पे। ठीक है, आप रैंडमली इसको नहीं बोल सकते हो कि इनफाइनाइट इलास्टिक है आपका लेबर सप्लाई, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पे। फिर है आपका, ये तो आसान है, आपका ग्रोथ मॉडल की एंटरप्रेन्योर का सिग्निफिकेंस किस पार्टिकुलर ग्रोथ थियरिस्ट ने दिया था, तो वो था संपेटर। संपेटर का आपको पता है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन थियरी, जिसके थ्रू इन्होंने मतलब क्या बोले, प्रेडिक्ट किया था कि दिस कैपिटलिज्म विल अल्टीमेटली कोलैप्स, तो संपेटर का थियरी था वो। यहाँ पे एंटरप्रेन्योर का रोल को बहुत ही सिग्निफिकेंस बताया गया। फिर है आपका इस हिग्स न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस में, टेक्निकल प्रोग्रेस कैसा होता है? हिग्स न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस में ये लेबर और कैपिटल दोनों ऑगमेंटिंग होता है, बट अगर आप हैरड का न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस पढ़ोगे तो वहां पे लेबर ऑगमेंटिंग होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो गए और बहुत लोग लेबर ऑगमेंटिंग मार के चले गए। तो हिग्स और हैरड का न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस में डिफरेंस है। और टेक्निकल प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है कि इट विल रेज मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ बोथ लेबर एंड कैपिटल बाय द सेम फैक्टर, ये हिग्स का कहना है। और देखना आप आगे सेम क्वेश्चन ऐसा ही, जैसे पहले एक फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का जैसे एक पूछा और जस्ट उसका सिमिलर आया हुआ था, और उसी तरह एक देखे थे आप, फैक्टर इंडोमेंट थ्योरी को दो बार पूछ दिया था अलग अलग तरीके से, उसी तरह से इसको भी दो बार पूछ दिया है। और ये है आपका 66 नंबर में। 66 क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू हिग्स टेक्निकल प्रोग्रेस विल बी न्यूट्रल इफ, तो ये जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर और कैपिटल दोनों सेम प्रोपोर्शन में बढ़ेगा तो उस केस में न्यूट्रल होगा। कैसे होगा? और अगर देखो एमपीएल और एमपी के सेम प्रोपोर्शन में, मतलब एमआरएस मस्ट भी सेम। एमआरएस क्या होता है आपका, एमपीएल अपन एमपी के होता है, तो एमआरएस देखो इस ग्राफ से समझो कि टेक्निकल प्रोग्रेस होता क्या है, हिग्स और हैरड का न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस। मान लो 100 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा था पहले, 4 लेबर और 4 कैपिटल लेकर के, अब वही 100 यूनिट 2 लेबर और 2 कैपिटल को लेकर के प्रोड्यूस हो रहा है। इट मीन की लेबर का प्रोडक्टिविटी बढ़ गया है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर का भी बढ़ा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैपिटल का भी बढ़ा, बट एमआरएस जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो सेम रहा, तो वो ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। फिर 65 में कॉलिन क्लार्क का थियरी है, उसमें उसने मैक्सिमम लिमिट जो है बताया था टॉलरेंस लेवल का, मतलब जीएनपी का जो मैक्सिमम लिमिट ऑफ टॉलरेंस लेवल है वो 25% हो। फिर है आपका 67, ये तो आपको पता है नाइफ एज इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है तो आपका वारंटेड ग्रोथ और एक्चुअल ग्रोथ में डिफरेंस आता है। तो हैरेट का मॉडल में जब ये बेसिकली वारंटेड ग्रोथ जो है आपका सप्लाई साइड को दिखाता है, और ये एक्चुअल ग्रोथ जो है आपका डिमांड साइड को दिखाता है। तो जब
सप्लाई ज्यादा है मीन्स एक्सेस सप्लाई, एक्सेस सप्लाई के केस में क्या होता है, प्राइस लेवल डिक्रीज करता है तो रिसेशन का पीरियड आएगा। वही जब अगर इसका उल्टा होगा मीन्स एक्सेस डिमांड होगा, मतलब जी ए विल बी ग्रेटर देन जी डब्ल्यू, एक्सेस डिमांड का मतलब प्राइस लेवल विल इंक्रीज, और इन्फ्लेशन, इसको हेरड ने नाम दिया था क्रॉनिक इन्फ्लेशन और क्रोनिक डिप्रेशन, ठीक है, और उसको रिसेशन भी बोलते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से इन्होंने भर भर के सवाल पूछे हैं, ठीक है। फिर है आपका गुनार्ड मिल्डाल का, इसको थियरी ऑफ कम्युलेटिव काउजेशन बोलते हैं, ठीक है, उसमें उन्होंने बैकवर्ड्स इफेक्ट और स्प्रेड इफेक्ट की बात किया था। और इसी से आप कंक्लूड कर पाओगे कि रीजनल इनइक्वालिटी पे फोकस था। क्यों? बैकवर्ड इफेक्ट में क्या होता है कि मतलब अगर कोई डेवलप्ड नेशन है, डेवलप्ड नेशन अगर बहुत ज्यादा मतलब कह सकते हो कि इंडस्ट्रियलाइज हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, तो उसके कारण आप छोटा सा एग्जांपल समझो, डेवलप्ड नेशन जब डेवलप फेज में था तो उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सप्लाइटेशन किया नेचुरल रिसोर्स को, और उसके कारण जो पॉल्यूशन क्रिएट होता था वो उससे सफर करना पड़ता था डेवलपिंग नेशन को। तो बैकवॉश मतलब पीछे जो आ रहे हैं उनको वॉश कर दे रहा है। तो वर्ड ये इस वर्डिंग से ही आप समझ सकते हो कि रीजनल इनइक्वालिटी को फोकस कर रहे थे कुणाल मिंडाल। पहले इस चीज को उन्होंने मतलब डिस्क्राइब किया कि क्या रीजनल इनइक्वालिटी का बेसिस है, और फिर उन्होंने कुछ कुछ तरीके बताए कि इसको हम कैसे कैटर कर सकते हैं, ठीक है। स्प्रेड इफेक्ट होता है कि अगर कोई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो रहा है अगर किसी डेवलप्ड नेशन में, तो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट देखने को मिलता है डेवलपिंग नेशन पे। जैसे अभी आप एआई रिवॉल्यूशन देखो, एआई रिवॉल्यूशन नॉर्मली यूएस में हुआ, बट इसका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड पे पड़ रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए सही होगा। जॉन रॉबिन्सन का गोल्डन एज, जैसे हैरड का नाइफ एज इक्विलिब्रियम था, वैसे ही जॉन रॉबिन्सन का गोल्डन एज भी था। और देखो ये गोल्डन एज का स्टेज जो है ना, मतलब ऐसे बोल सकते हो कि जैसे जितना भी ग्रोथ मॉडल है, ठीक है, उस ग्रोथ मॉडल का अल्टीमेट क्या कह सकते हो एम ये होता है कि कैसे इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव करे। फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव करने के लिए अलग अलग तरीके का उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया, ठीक है। तो हैरड का कहना था कि ये वारंटेड और एक्चुअल ग्रोथ जब बराबर हो जाएगा तो आपका फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो जाएगा इकोनॉमी में। उसी तरह से रॉबिन्सन का कहना था कि कैपिटल ग्रोथ रेट और लेबर ग्रोथ रेट जब बराबर हो जाएगा तो वी विल अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल इन द इकोनॉमी। और उसी पार्टिकुलर स्टेज को उन्होंने गोल्डन एज बोला और हैरड ने नाइफ एज इक्विलिब्रियम बोला। फिर है आपका डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट, ये रैगनर नर्स के द्वारा दिया हुआ है। क्यों? डिसगाइज इन एम्प्लॉयमेंट मतलब आपको पता है कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर का एक बहुत ही हार्श रियलिटी है कि वहां पे जितना काम है उससे ज्यादा लोग वहां पे यूज हो रहे हैं। मतलब अगर आपको 10 लोगों की जरूरत है तो 15 लोग आपको आपके उस पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको डिसगाइजली अनएम्प्लॉयड बोलते हैं, जहाँ पे कि मार्जिनल जो प्रोडक्टिविटी है लेबर का वो लेस देन जीरो होता है, इवन नेगेटिव मतलब इक्वल टू जीरो या लेस देन जीरो ऐसे होता है। तो इसको एक सेविंग पोटेंशियल का नाम दिया था नर्स ने। क्यों सेविंग पोटेंशियल? उन्होंने कहा कि जो डिसगाइजली अनएम्प्लॉयड हैं उनको आप एक काम करो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में आप सेंड करो, और उनका जो पोटेंशियल है उसको हम वहां यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए नर्स का ये थ्योरी। देन आपका माल्थूजियन थियरी, माल्थूजियन थियरी अगेन इट्स अ डेवलपमेंट थियरी, ठीक है। और डेवलपमेंट में भी ये क्लासिकल थियरी, और क्लासिकल थियरी का एक पर्टिकुलर कह सकते हो कि कंक्लूजन था कि चाहे जैसे भी इकोनॉमी रन करे अल्टीमेटली इट विल अप्रोच टू सब्सिस्टेंस लेवल, ठीक है। और जो भी इंडिकेटर्स होंगे, आउटपुट पर कैपिटा, आपका पॉपुलेशन पर कैपिटा, आपका कैपिटल पर कैपिटा, मतलब जो भी इंडिकेटर्स हैं, आउटपुट कैपिटल लेबर इट डजेंट मैटर, ठीक है, वो लॉन्ग रन में सब्सिस्टेंस लेवल पे को अप्रोच करेंगे। सब्सिस्टेंस लेवल होता है कि मिनिमम लेवल जो कि आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को सस्टेन कर पाए, ठीक है। और इसी में दो तरीके का उन्होंने थ्योरी दिया था। पहला तो सब्सिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेजेस, ठीक है, इसी में आयरन लॉ ऑफ वेजेस भी बोलते हैं इसको। तो ये माल्थस का पॉपुलेशन थ्योरी का कंक्लूजन था। फिर आपका कौन से ऐसे कह सकते हो कि पॉपुलेशन थियरिस्ट थे जिन्होंने कहा था कि इफ वी विल इन्वेस्ट इन बर्थ कंट्रोल इट विल बी बेटर कि नॉर्मल जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है। तो ये एंके के द्वारा दिया गया था, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। फिर है आपका कूजनेट्स का इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस, ठीक है। कूजनेट्स का इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस कहता है कि जब इकोनॉमी सबसे हाई लेवल पे, मतलब उनका कह सकते हो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एक तरह से, मतलब जब इकोनॉमिक लेवल आपका एक्स एक्सिस पे है और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन वाई एक्सिस पे, तो अगर इकोनॉमिक लेवल इनिशियली इंक्रीज करेगा तो ये डिग्रेडेशन इंक्रीज करता है, बट जब डिग्रेडेशन पीक पे पहुंचता है तो फर्दर जो अगर इकोनॉमिक इंक्रीज होता है या ग्रोथ होता है तो ये डिग्रेडेशन विल डिक्रीज, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आई थिंक ऑप्शन सी होगा।
ये गलती से ऑप्शन ए लग गया है। ऑप्शन बी हुआ, सॉरी, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इनिशियली तो इंक्रीज करेगा और आफ्टर रीचिंग द हाईएस्ट लेवल इट विल डिक्रीज। और ये इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस को कुजनेट्स ने बहुत सारे फील्ड में यूज किया। इसने इनइक्वालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए किया, इनकम इनइक्वालिटी कर्व जो कि नीचे ही है, तो वहां पे भी इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस, इवन लाफर कर्व भी इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस को बताता है, जहाँ पे कि टैक्स रेवेन्यू की बात करते हैं कि इनिशियली टैक्स रेट अगर बढ़ाओगे तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, बट आफ्टर अ सर्टेन लेवल इट विल देन स्टार्ट डिक्रीजिंग। कुजनेट का इनकम इनइक्वालिटी विल फर्स्ट इंक्रीज एंड देन इट विल डिक्रीज विद द फर्दर डेवलपमेंट। सो सेम कॉन्सेप्ट, इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस के ही कॉन्सेप्ट पे ये भी कह सकते हो चल रहा है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फिर है आपका क्वेश्चन 75 की कौन सा थियरी बता रहा है कि पॉल्यूटर शुड पे फॉर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। बहुत ही आसान है, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल बहुत फेमस है कि हुएवर विल पॉल्यूट ही विल हैव टू पे फॉर द एनवायरमेंटल डैमेज। ठीक है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन टैक्स और अदर तरीकों से कि आपको उसका डैमेज आपको फुलफिल करना होगा। ठीक है, फिर कोस थ्योरम, कोस थ्योरम में आप जानते हो कि अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट लो है या कह सकते हो मिनिमम है या नेग्लिजिबल है, तो उसमें इनिशियल एलोकेशन मैटर नहीं करता है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्रॉपर्टी राइट्स का, अल्टीमेटली जो है सेम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज पे पहुंचता है। वो जो फैक्ट्री और फिशरमैन का एग्जांपल दिया हुआ है इन्होंने पोज का, उस थ्योरम में आप देखोगे जाके कि जब नेग्लिजिबल ट्रांजैक्शन कॉस्ट है तो उस केस में एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज विल बी सेम एट द एंड। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। फिर है आपका इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, इसमें एज ऑफ इन्फेंट लिया जाता है 12 मंथ। इसमें इसका दूसरा नाम अंडर 1 ईयर ऑफ एज मोर्टिलिटी रेट भी बोलते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर ऑप्शन क्वेश्चन 78 में आप देखो लाइफ टेबल के हिसाब से कौन सा सेट ऑफ डेटा करेक्ट है। तो इसमें जो आई और डी है उसको हम देखते हैं कि आई कहते हैं नंबर ऑफ पीपल अलाइव एट एग्जैक्ट एज एक्स, और डी एक्स जो है नंबर ऑफ डेथ्स बिटवीन एज एक्स एंड x+1। तो ये फॉर्मूला है, डी एक्स, डी यहाँ पे डेथ है और आई जहाँ पे की अलाइव को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जब ये निकालोगे ना तो डी और आई का वैल्यू, ये ऑप्शन इतना पॉइंट वगैरह को देखने की जरूरत नहीं था, नॉर्मल ये कंक्लूजन था कि डेथ और अलाइव का जो नंबर होगा वो होल नंबर होगा। ठीक है, पॉइंट में नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन सी ऐसे ही करेक्ट होगा। ऑप्शन ए और बी में देखो आप होल नंबर में नहीं है आंसर, इसलिए ऑप्शन ए और बी इनकरेक्ट है। 79 आपको 4 स्टेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ किस डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट ने दिया था, तो आपका था W.S. थॉमसन ने। ब्लेकर का 5 स्टेजेस ऑफ ग्रोथ था, तो ब्लेकर नहीं होगा, बहुत लोग ब्लेकर मार के चले आए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे। फिर है आपका क्वेश्चन 80, अकॉर्डिंग टू सेंसस। सेंसस का रिपोर्ट मैंने बहुत बार आपको रिपीट किया कि सेंसस का रिपोर्ट पढ़ के जाना है, और आगे है क्वेश्चन, आप देखो कि कौन सा स्टेट जिसका कि हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन, हिमाचल प्रदेश। कई लोग बिहार यूपी टिक आउट करके चले आए, बट बिहार यूपी गलत है, हिमाचल प्रदेश सही होगा। सेल्फ सेल्फ रिलायंस कौन से 5 ईयर प्लान, ये भी बहुत बार मैंने क्लास में रिपीट किया। 5 ईयर प्लान से एक ना एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 5 ईयर प्लान, फोर्थ 5 ईयर प्लान जो है सेल्फ रिलायंस को ऑब्जेक्टिव बनाया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान आपको पता है एग्रीकल्चर पे फोकस, आपका भाखड़ा नंगल डैम जो है स्टार्ट हो गया था बिल्ट होना, आपका आईआईटीज को डेवलप किया गया था, आपका ये मॉडल हेरड के मॉडल पे बेस्ड है। ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट थे, मैंने आपको क्लास में पूरा इसको मेमोराइज करने बताया था। फिर आपका सेकंड 5 ईयर प्लान आपको पता है कि हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस था। यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि भाखड़ा नंगल इस समय बिल्ट हो गया था सेकंड 5 ईयर प्लान में, और फिर इसका मॉडल का मतलब पायनियर बोला जाता है महालानोबिस को, पीसी महालानोबिस को। ठीक है, फिर फोर्थ जो है आपका सेल्फ रिलायंट के बारे में था, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। फिर है आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बहुत कंफ्यूज हो गया बच्चे, यहाँ पे चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और फिर चाइल्ड मोर्टिलिटी था। ठीक है, इन्फेंट मोर्टिलिटी नहीं था, और अंडर नॉरिशमेंट, ये चारों कंपोनेंट है जीएचआई के, और सबका वेट जो है 1/6 है। ठीक है, ये आपका गवर्नमेंट स्कीम से इन्होंने पूछ दिया। मुद्रा लोन 2015 आपको पता है, उज्ज्वला योजना 2016, सौभाग्य आपका 2017 में है, और फिर आपका प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना 2019। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फिर बजट से, मैंने बजट का सारा आपको बोला था कि जितना भी इंपॉर्टेंट फिगर है, जैसे ये डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट था, फिर आपका हर मिनिस्ट्री में कितना एलोकेशन हुआ है बजट का, एलोकेशन स्कीम्स में कितना हुआ है सबका, मतलब सबका नहीं बट एमजी नरेगा मैंने बताया था कि आपको पढ़ के जाना है,
और ये भी आपको बताया था कि गवर्नमेंट डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ के जाना है। तो आपका 24-25 में 57.1 था, बट ये 25-26 में बढ़ के मतलब घट के 56.1 हो गया है। ठीक है। फिर आपका इंपॉर्टेंट इंडेक्स मैंने कराया था आपको, एसबीआई का, जीआईआई का, आपका लॉजिस्टिक इंडेक्स का, ये सारा करवाया था मैंने। टोटल 10 से 12 इंडेक्स के बारे में बताया था, उसमें से आप देख लो जीआईआई का आ गया 2024 में, इट्स 39th रैंक। 133 ग्लोबल इकोनॉमी का रैंकिंग हुआ था और उसमें इंडिया का रैंक 39 था, 2024 का जो रिपोर्टिंग है। फिर आपका प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, इसमें अभी रिसेंट यूनियन बजट में लॉन्च हुआ है। और यूनियन बजट मैंने बहुत अच्छे से आपको करके बोला था और बहुत सवाल पूछा इन्होंने। तो इसमें इन्हांस क्रेडिट फैसिलिटी था, इम्प्रूव इरिगेशन फैसिलिटी था। ये इंपॉर्टेंटली मतलब नहीं था कि पल्स प्रोडक्शन में सेल्फ रिलायंस, मतलब डिटेल में जाओगे तब मिलेगा, बट नॉर्मली देखोगे ये दोनों था, बट ये तो बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, बट है तीनों होगा, इसका ऑल ऑफ द एबव होगा आंसर। फिर आपका ये 12 इंडस्ट्रियल पार्क को क्रिएट करने का जो यूनियन बजट में कह सकते हो प्रपोजल आया था, उसमें कौन सा एक्सक्लूडेड था? तो जब आप लिस्ट देखोगे तो हिसार जो हरियाणा का है वो एक्सक्लूडेड है इसमें से। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। अगेन लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 का 38th रैंक था इंडिया का। यहाँ पे 139 ग्लोबल इकोनॉमी का रैंकिंग हुआ था और 38th रैंक था इंडिया का। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। फिर आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, आप देख रहे हो कितना इंडेक्स से सवाल पूछा है इन्होंने। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स ये बेसिकली इंडिया का इंडेक्स है। इसमें ये बेसिकली आरबीआई के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है और एनुअली इसका रिपोर्टिंग होता है। और रिसेंट जो रिपोर्ट हुआ है वो 64.2 है, और तीन ब्रॉड पैरामीटर जो इन्होंने दिया है वो है एक्सेस, यूजेज और क्वालिटी पे फोकस। तो ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 करेक्ट है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। फिर बहुत ही इजी, मतलब कह सकते हो कि जो गलती की है वो आपकी आपकी अपनी गलती है। ठीक है, यूनियन बजट का थीम मतलब पढ़ के ही जाना होता है। मतलब जो थीम या इंजन कह लो, जैसे कैसे पहले वो था युवा, यूथ, विमेन, फार्मर और ऐसे करके था ना, 4 पावर्स। तो इस बार जो 25-26 में 4 एरिया ऑफ इंजन की बात की इन्होंने, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। फिर आपका ये, आपको पता है लियोनटिफ का इनपुट इनपुट आउटपुट मॉडल, वहां पे जो इकोनॉमिक वायबिलिटी कंडीशन है उसको बोलते हैं हॉकिंग साइमन कंडीशन। ठीक है, वहां पे जो हॉकिंग साइमन में आप देखोगे कि बोलता है कि जो आपका मतलब डायगोनल एलिमेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, बट लेस देन 1 होना चाहिए। आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो वो सब कंडीशन जो इनपुट आउटपुट मॉडल का अगर आप न्यूमेरिकल आपका आता है तो आप उसमें हॉकिंग साइमन कंडीशन को यूज करते हो टू चेक द वायबिलिटी ऑफ द सिस्टम और फिजिबिलिटी भी। ठीक है। 92 इसमें पैरेटो वेलफेयर कैरेक्टर, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो गए। क्यों कंफ्यूज हो गए? क्योंकि पहला तो ये तो कोई भी बोल देगा गलत है, क्योंकि ये सोशल वेलफेयर के इंक्रीज के लिए ये एम्बिगुअस और अनएम्बिगुअस केसेस के बारे में नहीं बात करता। आपको पता है पैरेटो वेलफेयर क्राइटेरियन में क्या होता है कि अगर एक पार्टिकुलर कह सकते हो कि पॉइंट पे इकोनॉमी पहुंच गया जो कि मैक्सिमम इफिशियंट है, तो अगर कोई भी वहां से डेविएट होता है या किसी का लॉस होता है, इट मीन कि किसी को गेन हुआ है। ठीक है, तभी कह सकते हो कि पैरेटो इफिशियंसी मेंटेन्ड है। अदरवाइज इट इज नॉट अ पैरेटो इफिशियंट। मतलब अगर कोई पैरेटो इफिशियंट आउटकम है और वहां से अगर किसी को फायदा हो रहा है और दूसरे वाले को नुकसान नहीं हुआ, दैट इज कि जो इनिशियल तुम्हारा पैरेटो इफिशियंसी बोल रहे थे जिसको, वो पैरेटो इफिशियंट नहीं है। तो बेसिकली इट्स अ इफिशियंसी का कंपैरिजन। ठीक है, ये इंक्रीज और डिक्रीज का सोशल वेलफेयर का बात नहीं है। ठीक है, और ये इंटरपर्सनल कंपैरिजन से फ्री होता है। मतलब क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम इफिशियंसी की बात करते हैं, यहाँ पे हम इंटरपर्सनल यूटिलिटी कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। और वैल्यू जजमेंट से फ्री इसलिए नहीं है क्योंकि आप देखो कि आप जज कर पा रहे हो कि कौन बेटर ऑफ हो रहा है और कौन वर्स ऑफ हो रहा है। तो कुछ लोगों को लगा कि ऑप्शन 2 सही है, क्योंकि ये तो पैरेटो एफिशिएंसी जो है इंटरपर्सनल कंपैरिजन कंपैरिजन से फ्री होता है, तो ये तो सही है, बट ये गलत है। इसलिए मुझे लगता है नाइदर 1 नॉर 2 होगा इसका। 93 में होगा कि मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो रहा है। इसका मतलब फॉर्म का टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है विथ मतलब डिक्रीज इन आउटपुट, सॉरी विथ इंक्रीज इन आउटपुट। फॉर्म का टोटल रेवेन्यू अगर घट रहा है विथ इंक्रीज इन आउटपुट तो कहेंगे कि एमआर नेगेटिव है। क्यों? एमआर का वैल्यू आपको पता है डी पी आर अपॉन टी क्यू होता है। ठीक है, तो अगर नेगेटिव हुआ तो इसमें इसकी टोटल रेवेन्यू और आउटपुट में इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट। फिर आपका 94 है। 94 में बहुत ही आसान है, मोनोपोली। इट इट ट्राइज कि बाहर से कोई नहीं आए, तो बेरियर्स टू एंट्री का वो सोचते हैं। परफेक्ट कंपटीशन, प्रोडक्ट होमोजीनियस होता है। ओलिगोपोली में कार्टेल का प्रोविजन होता है। डुओपोली में सिर्फ 2 सेलर हो।
तो इस हिसाब से आप देखो कि ऑप्शन बी करेक्ट। फिर है आपका वेज ड्रिफ्ट। वेज ड्रिफ्ट जो है, अगेन इट्स इसका जो आप कह सकते हो कि प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये है कि डिफरेंस बिटवीन जो एक्चुअल वेज आपको मिल रहा है और इनिशियली जो एम्प्लॉयर आपके साथ एग्री हुआ, ठीक है, नॉर्मली बढ़ता है, ठीक है। इसमें ऑप्शन ए और बी में थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ, बट डी होना चाहिए ज्यादा, मतलब कह सकते हो कि ज्यादा करेक्ट दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन एवरेज वेज रेट एंड एवरेज अर्निंग, मतलब अर्निंग इज योर एक्चुअल वेज पेड, बट वेज रेट जो है वो तो एक तरह से कह सकते हो इनिशियली जो एग्री हुए हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस बोल सकता है, बट यहाँ पे देखो कि वेजेस का टेंडेंसी की फॉलो करे प्राइस को, तो ये भी तो बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर इनिशियली जो एग्री हुआ है उससे ज्यादा पेमेंट मिलता है ना, कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट होता है तो आपका वेजेस भी बढ़ते हैं। तो ए और डी में कंफ्यूजन, बट देखो जब आंसर की रिलीज होता है तो फिर हम उस पर देख पाएंगे। बेन लिमिटिंंग प्राइसिंग थियरी जो है, लिमिट प्राइसिंग थियरी, वहां पे क्या बोल रहा है वो कि जो एलएससी का मिनिमम पॉइंट है वहां पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा और वहां पे एमआर इज इक्वल टू एमसी होगा। वो ये एजम्पशन नहीं बना रहा है कि एमआर नेगेटिव या एमआर मिनिमम या मैक्सिमम होगा, इस चीज की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए डी होगा नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट था जो कंज्यूमर सरप्लस का था। आप देख रहे हो कि ये आपका डिमांड फंक्शन दिया हुआ है और इस क्वांटिटी पे आपका प्राइस का वैल्यू 120 1/20 आएगा। और ये एक कॉफ डॉगलस की तरह है, कॉन्वेक्स प्रोडक्शन फंक्शन है, सॉरी कॉन्वेक्स डिमांड फंक्शन है। तो इस प्राइस पे मतलब यहाँ पे आप इस क्वांटिटी पे, यहाँ पे क्वांटिटी 25 पे आपका प्राइस ये है। कंज्यूमर सरप्लस के लिए आपको पता है कि एरिया एबव द इक्विलिब्रियम प्राइस बट बिलो द डिमांड कर। तो ये जो एरिया है ये सारा आपको डिमांड पर निकलेगा। तो जब आप निकालोगे कंज्यूमर सरप्लस तो पहले तो आपको पता है कि आपका लिमिट्स जो है वो इस प्राइस के टर्म में, तो प्राइस के फॉर्म में आपका इक्वेशन को लाना पड़ेगा। तो क्यू इज इक्वल टू 1/16 पी स्क्वायर होगा जब इसको आप सॉल्व करोगे, तो 1/16 पी स्क्वायर, और जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो वैल्यू आएगा 1.25, ठीक है। व्हाट इज वेबलेन गुड? वेबलेन गुड जिफिन गुड की तरह नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राइस जो इंक्रीज होता है इसके कारण डिमांड तो बढ़ता है, बट ये दूसरे मतलब कह सकते हो कि वे में जिफिन गुड में भी नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं होता है, बट यहाँ पे देखो नॉर्मल लॉ जो डिमांड का है वो फॉलो नहीं हो रहा है। क्यों? इन ऑर्डर टू शो हाई स्टेटस, तो ये पर्टिकुलर कैटेगरी है गुड का, वहां पे हर वो गुड जो इसके प्राइस में बढ़ने से डिमांड बढ़ जा रहा है वो चिकन गुड बोला जाएगा। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जांपल है लग्जरी आइटम, आपका आईफोन हो गया, ये सब आपका वेबलन गुड में आता है। फिर है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यार करेक्ट अबाउट कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन। कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन आपका लॉन्ग रन पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी यूज करते हैं, ठीक है। फिर आपका ये कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल को एज्यूम करता है। क्यों? जब ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू वन वन होगा तो ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होगा। और अल्फा बीटा जो है यहाँ पे कांस्टेंट होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ऑप्शन टू और ऑप्शन थ्री विल बी करेक्ट, मतलब ऑप्शन सी सही होगा। थियोरी ऑफ पोटेंशियल सरप्राइज आपका जीएलएस साइकिल के द्वारा दिया गया था, तो ऑप्शन डी करेक्ट। तो ये रहा आपका पूरा, आपका कह सकते हो कि 100 क्वेश्चंस का आप अपने आप से मैच कर लो कि कौन सा आपका मतलब कितना मार्क्स आपका बन रहा है, और थोड़ा सा आपका रिवीजन हो गया। और ये रिवीजन इसलिए इंपॉर्टेंट था, क्यों? क्योंकि हरियाणा जो क्वेश्चन सेट करती है वो मोर और लेस यूजीसी नेट के पैटर्न पे सेट करती है। तो अगर आप इसका तैयारी करते हो तो और भी अदर जो स्टेट पीसेस है उसका तैयारी अपने आप हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस वीडियो को आप जब भी एग्जाम या कभी भी एग्जाम नजदीक आए तो इसको एक मैराथन की तरह देख लेना, मेरा ये सजेशन होगा। क्योंकि इतना अच्छा क्वेश्चन इन्होंने सेट किया कि मतलब लगभग टॉपिक को टच कर गए, और एक एक कह सकते हो कि रिवीजन हो जाएगा आपका। 100 क्वेश्चन में आप इकोनॉमिक्स के अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लोगे। और इन्होंने, जैसे मैं सारे स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस को एक तरह से कह सकते हो कि सारे स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस को मैंने वो किया, मतलब एनालाइज किया। और जब देखा हूं तो इस पर्टिकुलर जो कल एग्जाम हुआ उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं वही क्वेश्चंस हाई चांसेस होते हैं उन असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स में। ये इवन यूजीसी नेट के एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर है। तो एग्जाम से पहले मतलब होता है ना, एक रिवीजन सीरीज की तरह इसको देख लेना, ताकि एक कॉन्सेप्ट रिवीजन हो जाए आपका इस पर्टिकुलर मैराथन वीडियो की तरह से। और आपका जो कल एग्जाम दे के आए हैं आप लोग चेक कर लो इससे स्कोर कितना हो रहा है आपका। और अब मैं थोड़ा बात करूंगा कट ऑफ एनालिसिस पे, और थोड़ा सा कि क्या चेंज हुआ है पैटर्न में, मतलब क्या सिलेक्शन प्रोसेस में चेंज हुआ है। तो ये है, जब लास्ट टाइम हरियाणा पीसीएस का आप कह सकते हो कि मतलब जो रिजल्ट आया था तो उसमें जो आप देख रहे हो कि जब मैंने पूरा सबका देखा तो दो ही कैटेगरी का नॉर्मली इसमें दिख रहा था मुझे, एक तो जनरल और एक एससी ऑफ हरियाणा, ठीक है।
तो दोनों का जब देख रहा था तो 55 to 60 मार्क्स जो है एससी ऑफ हरियाणा के लिए, और 80 एबव, मतलब 80 शुड बी द मिनिमम कि आप जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई की हो। तो जिस तरह का इस बार का क्वेश्चन है, और जब आप 2020 का जो पेपर था उसको आप देखोगे तो वहां पे भी, वहां और मतलब उस क्वेश्चन और इस वाले पेपर को जब आप कंपेयर करोगे तो मोर और लेस क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल सेम था। तो कट ऑफ भी मेरे हिसाब से अनरिजर्व का वही 80, 75 to 80, थोड़ा सा मतलब इकोनॉमिक ज्यादा पूछ लिया था, इंडियन इकोनॉमी कम था, क्योंकि 2020 वाले में 30 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी से, तो थोड़ा सा यूपीएससी वालों के लिए इजी पड़ जाता है। ठीक है। बट यहाँ पे आप देखोगे कि इंडियन इकोनॉमी से कम था, 8 से 10 ही क्वेश्चन था, अभी आप देख रही हो जो एनालिसिस किया हमने। तो कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाएगा, तो 75 to 80 आप बोल सकते हो। अगर आपको 75 से 80 के बीच में, तो आप सेफ जोन में अगर जनरल कैटेगरी से हो। और आपको तो पता है मोस्टली जनरल कैटेगरी से ही होते हैं, क्योंकि आउटर स्टेट को हरियाणा में तो जनरल कंसीडर किया जाता है। और एससी ऑफ हरियाणा का 55 to 60, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि बाकी थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, बट ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मुझे लग रहा है। ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि क्या सिलेक्शन प्रोसीजर प्रोसीजर है इस बार का। पहले आप देखो कि पिछले साल जो 100 मार्क्स का हुआ था, उसको ये लोग इस रिक्रूटमेंट टेस्ट को हाफ कर दे रहे थे, तो 50% वेटेज इसका दे रहे थे। फिर आपका जो पर्सनल अचीवमेंट है, जैसे आपने कुछ पेपर पब्लिश किया है, आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है, और आपका अगर पीएचडी अवार्डेड है, तो उन सारे को अलग अलग पॉइंटर्स एपीआई स्केल बना करके उसको भी उन्होंने वेटेज दिया था 37.5। और फिर इंटरव्यू का वेटेज था 12.5, और इस तीनों के कह सकते हो ऐड करके जो मेरिट उन्होंने तैयार किया था। ठीक है। बट इस बार बिल्कुल ही डिफरेंट है। डिफरेंट इन द सेंस कि जो पहला इस तरह का टेस्ट इस बार भी हुआ, बट ये स्क्रीनिंग टेस्ट बोल रहे हैं इसको, स्क्रीनिंग टेस्ट इन द सेंस कि ये बस क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, मतलब इसमें अगर क्वालिफाई किए तो आपको इसके बाद थोड़ा सा मतलब यूपीएससी जैसा प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू ऐसे कर दिया इन्होंने, पर्सनल अचीवमेंट को हटा दिया है। तो जो इसके बाद आप जब इसको क्वालिफाई करते हो स्क्रीनिंग टेस्ट को, तो आपको सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट एसकेटी, मतलब जो आपका मेंस की तरह डिस्क्रिप्टिव लिखना होगा, उसका वेटेज इन्होंने 87.5 दिया है, और इंटरव्यू एज इट इज 12.5 दिया है। ठीक है। तो आप इस पेपर एनालिसिस से आप अपने आप में देख पाओगे कि कितना मार्क्स आ रहा है, और थोड़ा सा इस पे ही मत रहो। मेरा सजेशन ये है कि आगे जो एग्जाम्स आने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, उसमें बहुत हेल्पफुल होगा। बिहार में आप जान रहे हो कि वैकेंसीज आई हैं, मतलब वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन आ गया, और मोस्ट प्रोबेबली अगस्त अगस्त तक में नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो उसके बाद आपका एग्जाम भी जल्दी ही होने वाला। और इस बार आपको ही पता है बिहार में भी इसी तरह का एंट्रेंस टेस्ट होगा, मतलब आप वैसे ये एक एकेडमिक अचीवमेंट पे के बेसिस पे और इंटरव्यू के बेसिस पे इसका रिक्रूटमेंट नहीं है, वहाँ भी एग्जाम होगा। आप सभी ने नोटिफिकेशन देखा होगा। और यूपी में भी आने वाला है, तो मोस्ट ऑफ द जगहों पे तो बस मेरा, जैसे मैं एमपी का भी ले सकता था, हरियाणा का भी, ये मतलब यूपी का भी ले सकता था, बिहार का भी ले सकता, बट हरियाणा का मैंने सेलेक्ट किया। उसका रीजन है, हरियाणा का अगर आप करते हो अच्छे से, उसका सिलेबस करते हो और उसके पीवाईक्यू को करते हो, तो आप बहुत ही अच्छे तरह से प्रिपेयर हो। और जो बाकी स्टेट्स के इकोनॉमिक कह सकते हो एंट्रेंसेस का प्रिपरेशन है। ठीक है। तो मतलब मेरे एंड से ये था। बाकी ऑल द बेस्ट आपको। आप अच्छे से तैयारी करो, और बहुत ही जल्द अच्छे से किसी किसी भी अच्छे कॉलेजेस में या किसी स्टेट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के रोल पे हायर हो जाओ। ठीक है। थैंक यू सो मच।